आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मैं हूं आपके साथ में सपना। आज हमारे साथ में है डॉक्टर DK सतपथी जी। आपने गैस ट्रेजेडी के बारे में तो सुना ही होगा। इस गैस ट्रेजेडी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये एटॉप्सी एक्सपर्ट हैं, पोस्टमार्टम एक्सपर्ट्स हैं। आज तक इन्होंने बहुत सारे पोस्टमार्टम किए हैं। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि इतने सारे स्ट्रीम्स होते हैं डॉक्टर में, एटॉप्सी ही क्यों? देखिए, सवाल ये उठता है, जो पोस्टमार्टम जिसको हम लोग बोलते हैं विधि विज्ञान, ये अपना मेडिकल साइंस का ये विधा कानून व्यवस्था में अहम योगदान रखता है। क्योंकि न्यायालय में हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि ये आदमी कैसे मरा होगा, कौन सा हथियार से मरा होगा, मारने वाले का क्या हुलिया होगा, कितने देर पहले मरा होगा। इन सब चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उसके आधार पर मुकदमा चलता है और जब हमारे सबूतों से सत्यापित होता है तो उसे सजा मिलती है। इस तरह हम समाज का और कानून की हम मदद करते रहते हैं। जहाँ तक गैस का सवाल है, गैस में उस वक़्त मैं जॉइंट डायरेक्टर था। मेरे वहाँ पर डायरेक्टर प्रोफेसर हिरेश चंद्र थे। जिस दिन ये घटना हुई उस वक्त रात के करीब 2 बजे मेरे प्रोफेसर ईदगाह हिल में, जहाँ मेरा निवास था, वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि सतपथी, जल्द से जल्द मार्चुरी पहुँचो, मृत्यु हमारे कल्पना से भी अधिक हो गई है। इतना कह के वो रवाना हो गए। मैं वहाँ पर गया तो पूरा का पूरा जो अपना हमीदिया अस्पताल के सामने, ताजुल मस्जिद के सामने, उस वक्त कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। वो पूरा परिसर ही आदमियों से भरा पड़ा था। कोई मर गया था, कोई मरने वाला था, कोई मरने के कगार पे था, उसके रिश्तेदार, डॉक्टर लोग, जो भी समझ में आ रहा है इलाज कर रहे हैं। मैं वहाँ पर गया, देखा तो वहाँ पर भीड़ लगी थी। तो वहाँ पर जो तत्कालीन डॉक्टर थे, डॉक्टर दीपक गंधे, जो वर्तमान में खंडवा में हैं, उनसे मैंने जानकारी ली क्या बात है। उन्होंने कहा कि करीब 11:30 बजे कुछ आदमी ये कंप्लेन लेकर आए कि आँख में जलन हो रही है, खांसी हो रही है और कड़वा कड़वा सा लग रहा है। और उन्होंने बताया कि यूनियन कार्बाइड से कोई गैस निकला है। क्या गैस निकला है, कैसे हुआ, कुछ उनको मालूम नहीं। तो उस वक्त यूनियन कार्बाइड में एक डॉक्टर लोया पदस्थ थे, जो कि हमारे मेडिकल कॉलेज से ही हमारे सीनियर थे 3 साल। तो डॉक्टर दीपक गंधे ने उन्हें फ़ोन लगाया कि सर ऐसी सी बातें हैं, यूनियन कार्बाइड से कोई गैस निकली है। तो उन्होंने कहा कि ये गैस अमोनिया जैसी होती है, पानी से घुल जाता है, उनको मुंह धोने के लिए बोलो और गीला कपड़ा रख लो। इन्होंने वैसे ही किया। करीब आधे घंटे के बाद कम से कम 12-13 लाशें पुलिस वाले लेकर आए। उन्होंने बताया कि सब यूनियन कार्बाइड के पास ये मरे पड़े मिले। तब उन्होंने फिर फ़ोन किया लोया को कि सर आप तो बोल रहे थे अमोनिया जैसा है, किंतु यहाँ पर तो मृत्यु हो रही है। अच्छा, उस टाइम तक इस गैस का पता नहीं लगा था, आप लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे थे? पता चला था। तब उन्होंने कहा कि ये क्या गैस निकली है मुझे भी मालूम नहीं, इस गैस से मृत्यु हो जाती है ये मुझे भी मालूम नहीं है। यदि मैं एक सीक्रेसी एम्प्लॉई, सीक्रेसी की मेंटेन करने के नाते यदि मैं पहले मना भी करता, किंतु जब भोपाल वाले मरने लग गए हैं तो यदि मुझे जानकारी होता तो मैं ज़रूर बताता। उन्होंने सही कहा, उन्हें कुछ मालूम नहीं था, यूनियन कार्बाइड में तो कुछ नहीं बताया था। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी गैस निकली, क्या करें, किसी को मालूम नहीं। तो जो भी आदमी डॉक्टर थे वहाँ पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे थे। कोई खांस रहा है तो खांसी की दवा दे दिए, किसी के फेफड़े में पानी भर गया है तो उसको लेसिस का इंजेक्शन दे दिए, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें मेरा कोई कारोबार तो है नहीं ट्रीटमेंट पार्ट में, मुझे तो मार्चुरी संभालना है। और मार्चुरी में जब गया वहाँ पर कम से कम 400-500 लाशें वहाँ पर रखी हुई हैं और कुल मिलाकर हमने 3-4 आदमी, इतने लाशों को पोस्टमार्टम करना, उनका संसाधन करना, भविष्य में कोर्ट के लिए पूरा एविडेंस सबूत तैयार करना, ये बड़ा जोखिम और बड़ा कठिन काम था। तो हमने कहा कि भाई देखो, यहाँ पर जो भी लाशें हैं या तो कोई पहचानने वाले हैं और कई लाशें ऐसे जिनको कोई पहचानता ही नहीं है, कोई पहचान वाला भी है तो उसको कोई लेने वाला नहीं है। तो सभी लाशें कम से कम लावारिस जैसी थी। तो हमने बोला कि अब हम नाम से कोई मतलब नहीं, सभी लाशों को नंबर से पहचाना जाएगा। तो हमने सबके छाती पे एक स्लेट रखा, 1 नंबर फ़ोटो ले लो भाई, 2 नंबर फ़ोटो ले लो।
सभी लाशों को हमने नंबर दे दिया, फोटो लेते गए। अब हमने जो बच्चे पढ़ने वाले थे, फाइनल ईयर के लड़के और इंटर्न, उनको बुलाया। हमने उनको जिम्मा दे दिया, भाई तुम 1 से लेकर 20 नंबर तक जो कुछ भी तुमको दिख रहा है वो सब लिख दो। तलवार छाप, मूछ है, नाक में तिल है, आंख में काजल लगी है, कान में टॉप्स पहने हैं, जो भी तुमको दिख रहा है वो सब लिख लो। नाक में झाग निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, जो कुछ भी देख रहा है वो सब लिख लो। क्योंकि देखना ये गलत कभी नहीं हो सकता। उसके आधार पर मत निर्धारण करना अलग अलग हो सकता है, किंतु जो हुलिया है वो तो परमानेंट है, उसको कोई भी आदमी देख के वो लिख सकता है। उन्होंने लिखना चालू किया। अब हमने बीच बीच में से एक एक लाश को लेकर पोस्टमार्टम करना चालू किए। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत से आदमी एक ही प्रकार के हादसे में मर गए हैं तो सभी का पोस्टमार्टम करना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक जहाज में 10,000 आदमी सवार हैं, जहाज डूब गया, तो उसमें सभी 10,000 आदमी को पेट फाड़ फाड़ के देखना जरूरी नहीं है। आप उसमें रैंडम सैंपल को पोस्टमार्टम कीजिए, बाकी को एक्सटर्नल, बाहरी वातावरण से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये भी उसी गैस का ही लक्षण है। हमने उसको लिखना चालू किया, पोस्टमार्टम करना चालू किया। ठीक है, अब पोस्टमार्टम में जो एक अहम बिंदु आई कि हमारे यहाँ 2 तरह के खून होते हैं, एक शुद्ध खून, एक अशुद्ध खून। तो शुद्ध खून जब टिश्यू लेवल पे जाता है तो उसको टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेता है और अशुद्ध होकर फिर से शुद्ध होने के लिए निकल जाता है। अब हमने देखा शुद्ध अशुद्ध खून दोनों बराबर हैं, दोनों लाल रंग के हैं, कोई काला नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि जो खून शुद्ध होकर जा रहा है बिना उसका ऑक्सीजन यूटिलाइज हुए वो वापस फिर से आ जा रहा है, जो कि साइनाइड पॉइजन में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन में होता है। तो इस हिसाब से अच्छा, वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, तो इसके हिसाब से हमने कल्पना किया कि इसमें साइनाइड एलिमेंट बहुत है। ये तो हमने कल्पना किया। दूसरे दिन जर्मन से एक डॉक्टर आए थे, डॉन डेरेरा, वो बड़े टॉक्सिकोलॉजिस्ट थे, वो पहुंच गए थे अपने खर्चे से। उन्होंने उसको टेस्ट किया वहीं पर, उन्होंने बोला कि सबसे साइनाइड बहुत है। अब साइनाइड बहुत है तो अब साइनाइड का ट्रीटमेंट क्या है? तो एक सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन आता है। जब उसको लगाते हैं तो शरीर में जो साइनाइड जहर है वो सोडियम थायोसाइनेट बन जाता है और ये बाहर से निकल आता है, जो नॉन टॉक्सिक रहता है। तो हमने रिकमेंड किया कि भाई इसको सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन सभी को दिया जाए। सरकार ने भी आदेश निकाला, लगाने लगे, उसका परीक्षण भी हुआ। क्योंकि हम लोग रूटीन में भी साइनाइड खाते रहते हैं, पत्ता गोभी हुआ, बादाम हुआ, इनमें भी साइनाइड रहते हैं जो कि हमारे शरीर से पेशाब से निकलता रहता है। तो हमने अरेरा कॉलोनी के आदमी के पेशाब का जांच किया और यहाँ पर गैस पीड़ित के आदमियों का जांच किया। तो जो अरेरा कॉलोनी में जो सोडियम थायोसाइनेट निकला था और जो गैस पीड़ित में था वो कम से कम 20 गुना अधिक था। इसका मतलब गैस पीड़ित में साइनाइड एलिमेंट बहुत है। अच्छा, ये जो आपने प्रोसेस बताई ये कितने घंटे तक चला? मतलब उस टाइम तक आपको गैस का कोई पता नहीं था और ट्रीटमेंट आपसे जो बन रहा था आप कर रहे थे, तब तक कितनी मौतें हो गई थी? उस मेरे विचार से 875 तो उस दिन आ गई थी। हो सकता है कि 1000-1500 बिना बताए इधर उधर कफन कर दिए होंगे। तो कम से कम उस रात को मैक्सिमम 3000 आदमी मरे होंगे मेरे अंदाज से। तो उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन लगाने लगे। मगर तीसरे दिन अचानक एक खबर फैली कि एक अफवाह उड़ी कि सोडियम थायोसल्फेट लगाने से आदमी मर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो सरकार ने फिर आदेश दिया कि भाई जिसको ज़रूरत है उसको लगाओ, जिसकी चाहत है उसको लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। पहले ज़रूरी बनाया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे हम ही डॉक्टरों का ही अफवाह था कि ये मुर्दे के डॉक्टर ये ट्रीटमेंट पार्ट को कैसे अपने श्रेय ले लें। हो सकता है कि ये हो सकता है, मेरी ये कल्पना है। एनीवे, तो अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि सभी आदमी भोपाल का हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, MIC निकला, MIC निकला, MIC निकला, जो गलत है।
MIC भी निकला, MIC ही नहीं निकला है, क्योंकि जब MIC टैंक में पानी घुसा तो देयर वाज ए कांस्टेंट कंटिन्यूअस थर्मल केमिकल चेन रिएक्शन। और सबको मालूम है जब चेन रिएक्शन होता है केमिकल का तो एट ए टाइम 500 तत्व बन जाते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये 500 आपस में मिलके फिर 5 तत्व बन गए, फिर 5 तत्व बिगड़ हो गए 1000 बन गए। ये तो भीतर क्या हो रहा है किसको मालूम। तो डिफरेंट टाइम पे कई तरह की चीज़ें वो निकल रही थी। निकलने वालों में कुछ जहरीले थे और कुछ जहरीले नहीं थे। निकलने वाले में कई ऐसे भारी थे जो कि 100 मीटर तक गए होंगे, कोई 200 मीटर गया होगा, कोई इतने हल्के थे जो 1 किलोमीटर तक गए होंगे। उसके लिए मैंने एक प्रस्ताव दिया था। मैं प्रस्ताव में ये बोला था कि भी हम एक छोटा सा टंकी बनाते हैं, जैसे यूनियन कार्बाइड क्या है, उसमें 4 किलो 5 किलो MIC रख देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं और बीच बीच में से गैस निकाल के देखते हैं कि कितने मिनट में कौन कौन से गैस निकली और वो कितने दूर तक गए होंगे उसके एटॉमिक वैल्यू के, जिससे पता चलेगा कि इस 300 मीटर के आदमी ये जहरीले गैस सूंघे होंगे, जिनका कि ये डायबिटीज़ कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते, उसके हिसाब से एक अंदाज लगा सकते हैं कि इन लोगों में ये तत्व मिलेगा। मगर दुर्भाग्यवश ये पूरा नहीं हो पाया और न किसी ने इस पर ध्यान दिया, जो कि बहुत ही बड़ी गलती थी और हमारी भारी चूक थी। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में ये होना बहुत जरूरी था। अब सवाल ये उठता है कि मुआवजा का बात होती है। सपना, तुम्हें मालूम होगा कि जब भी कोर्ट में केस में चलता है मुआवजा होता है तो एक सरकारी कर्मचारी है, 35 साल की उम्र में मर गया, 60 साल में रिटायर्ड होता, प्रति माह इतना तनख्वाह मिलता, 8% ब्याज के हिसाब से उसका इतना होता, उसके बाद वो 5 साल अधिक जीता जो अपना इतना कमाता, इस तरह का एक निर्धारण होता है, उसके अनुसार मुआवजा होता है। तो क्या हमारा अधिकार नहीं था कि इस गैस से कितना आदमी को नुकसान हुआ और भविष्य में कितना नुकसान होगा इसका अंदाज किसी ने नहीं किया। अभी उसको गैस लगी 25 लाख दे दो, अभी इसका सांस फूल रही है इसको 50,000 दे दो, बाद में उसको कैंसर हो गया उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और इसको करने वाले कौन हैं? सरकार और शासन। हम आम पब्लिक तो हम तो दूर रहे, क्योंकि सवाल ये उठता है, हमने जो भी नागरिक हैं हम लोग अपना पूरा दायित्व एक चुनी हुई सरकार को और एक चुनी हुई शासन को हमने सौंप दिया है। हमने उनको माता और पिता मान लिया है कि तुम मेरे संरक्षक हो, और यदि वही माता पिता का धर्म न निभा पाए तो गलती आम पब्लिक की नहीं है। सिर्फ हम दुख व्यक्त कर सकते हैं, नाराज़गी व्यक्त कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। अब सवाल ये उठता है कि मैं देखिए, हर आदमी बोलता है एंडरसन को फांसी लगाओ, एंडरसन को फांसी लगाओ। नहीं, मेरे विचार से एंडरसन द्वितीय श्रेणी का अपराधी है, प्रथम श्रेणी का अपराधी हमारे मध्य प्रदेश के हैं। सवाल यह है कि एंडरसन यहाँ पर बंदूक भाला सैनिक लेके यहाँ पर नहीं आया था, आक्रमण करके यहाँ पर खोला है। उसने व्यापारी हूँ, मैं एक कारखाना खोलना चाहता हूँ, सबको हक है। अब प्रश्न उठता है कि मेरा सरकार और मेरा शासन उससे क्यों नहीं पूछा कि तुम कौन सा गैस लगाओगे, इस गैस का क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है, यदि प्रभाव पड़ता है तो उसका इलाज क्या है, इन सबको तुमने पूछा? यदि तुमने पूछ के परमिशन दिया है अपराधी हो, और नहीं पूछ के दिए हो तो तुम डबल अपराधी हो। तो तुम्हारे ऊपर केस क्यों न चलाया जाए? ये एंडरसन कौन होता है? क्योंकि देखिए, हर जेबकट को जब पकड़ने जाते हैं तो जेबकट हमेशा आगे चिल्लाता है, उसको पकड़ो उसको पकड़ो, और जेबकट बच जाता है। वो कहाँ गए अफसर जो कि हर 15 दिन में यूनियन कार्बाइड को घूमने जाते थे, इंस्पेक्शन करने जाते थे, और वहाँ से आके रिपोर्ट देते थे कि यहाँ की हर व्यवस्था चाक चौबंद है? वो कहाँ गए? उनके ऊपर कोई केस चला? उनको तो सरेआम फांसी देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं
अब उसके बारे में अब अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वर्तमान में हर 3 दिसंबर को 39 ईयर्स हो गए। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री, गैस राहत मंत्री, आर्क बिशप, मौलाना साहब, बौद्ध भिक्षु और एक हिंदू साधु सर्वधर्म सभा करते हैं आधे घंटे के लिए, श्रद्धांजलि देके 364 दिन के लिए मौन हो जाते हैं। इस गैस के बारे में सिर्फ एक ही दिन चर्चा होती है, 3 तारीख को हर साल, बस। पर उस गैस ट्रेजिडी के बाद तो बहुत सारे ऐसे एनजीओज खुले थे और ये भी मांग निकली थी कि मुआवजा मिलेगा, तो एनजीओ अपना अपना काम कर रहे हैं, मगर एनजीओ की बात कौन सुन रहा है। और सवाल ये है कि सपना, ये हादसा तो वहाँ हुआ है ना जहाँ के आदमियों की जिंदगी हम जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए शून्य से अधिक नहीं है, तो उनके जीवन का वैल्यू क्या है, इनका अस्तित्व क्या है। वो तो जब जिंदे थे तब भी मरे समान थे, तो उनके बारे में हम क्यों आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाने वाले तो हम हैं ना, काम करने वाले हम हैं। कल्पना करो यदि ये हादसा अरेरा कॉलोनी में होता, यह हादसा 4 इमली में होता, 74 बंगले में होता, तो हर दिन हर घंटा इस गैस के बारे में आदमी बात करता। इसलिए अब ये सब बेईमानी है बात करना। अभी भी समय गुजरा नहीं है, अभी भी एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव कितना, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरे थे, अभी भी उसके लक्षण अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो प्रश्न तो भोपाल गैस त्रासदी में जो कुछ भी हुआ है उसके प्रभाव पीढ़ियों पीढ़ियों तक रहेंगे। इसके बारे में अभी भी स्टडी करना चाहिए शासन को, वैज्ञानिक संस्थाओं को, ICMR को, हु इज़ द सपोज टू बी कस्टोडियन ऑफ फॉर मेडिकल रिसर्च इन इंडिया, पर कोई काम मैं नहीं देख रहा हूँ। ये है। चलिए, ये तो हो गई गैस ट्रेजिडी की बात। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एटॉप्सी ही क्यों चुना आपने? सवाल ये, कोई भी व्यक्ति जब डॉक्टरी पढ़ता है तो उसके दिमाग में रहता है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूं, मैं सर्जन बनूं, मैं पीडियाट्रिशियन बनूं। कोई भी मुर्दे का डॉक्टर बनना पसंद नहीं करता। और मेरे ज़माने में पूरे मध्य प्रदेश में कुल मिला के MD एक ही शिक्षक थे, प्रोफेसर हिरेश चंद्रा। बाकी मेडिकल कॉलेज में इसको पढ़ाने के लिए भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। यह हालत थी। तो जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था, मेरा गांव वर्तमान छत्तीसगढ़ में महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा बॉर्डर के पास। वहाँ पर डॉक्टर पाल थे, और जो मार्चुरी था, जो पोस्टमार्टम, वो मेरे घर से कम 300-400 मीटर दूर था। तो जब भी वो जाते थे, मैं बड़ा विज्ञान में रुचि रखता था, 7वीं 8वीं में भी, तो मुझको जरूर पकड़ के ले जाते थे। और पिताजी MLA थे, तो इस नाते भी डॉक्टर वगैरह सब परिचित रहते थे। तो मैं वहाँ पर जाता था, वो पोस्टमार्टम को देखता था, उनसे मैं बातचीत भी करता था। तो शुरू से मेरे दिमाग में बैठ गया था कि पोस्टमार्टम मृतकों को न्याय दिलाने के लिए बहुत अच्छा ब्रांच है। ये मेरा सेकंड ऑप्शन था। मैं MBBS किया, उसके बाद नाक कान गले में विशेषज्ञता के लिए मैंने रजिस्टर करवाया MS करने के लिए, किंतु परिस्थितियाँ ऐसी बदली, मन नहीं लगा, उचट गया। उसके बाद मैं मुर्दों का डॉक्टर बन गया। तो ये सब्जेक्ट चॉइस एंड चांस दोनों का मिला जुला रूप है। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि मैं मध्य प्रदेश का पहला MD छात्र हूँ। अब तो बहुत से सभी मेडिकल कॉलेजेस में MD हो गया। उस वक्त पाठ्यक्रम सिर्फ भोपाल में होता था, और एक सीट था जिसमें मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, और पहली बार मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। और मैं 78 से यहाँ पर व्याख्याता रहा। बाद में
डायरेक्टर मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट बन गया। मैंने जीवन काल में लाखों पोस्टमार्टम किए, 18,000 तो गैस का टोटल पोस्टमार्टम किया हूँ। अब सवाल ये उठता है कि ये पोस्टमार्टम मेरा एक ही ध्येय वाक्य रहा है कि इस दुनिया में जिंदा झूठ बोलता है, मुर्दा कभी नहीं बोलता, क्योंकि मनुष्य जब तक जिंदा है, स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, उसमें क्रोध भी है, ममता भी है, लोभ भी है, त्याग भी है, हर गुण से संपन्न है, चाहे अनचाहे इनका सदुपयोग दुरुपयोग करता रहता है। किंतु जो व्यक्ति मर गया, जो इस धरा का नहीं है, वो किसके लिए झूठ बोलेगा? पर शर्त तो उसका एक है, मैं मर चुका हूँ, तुम मुझे विश्वास दिलाओ, मैं तेरी बात सुनना चाहता हूँ। यदि मुर्दे को विश्वास हो गया कि यह आदमी मेरी बात सुनना चाहता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीवी रिपोर्टर हो, चाहे हवलदार रामबरन हो, चाहे एएसआई कटियार हो, चाहे हमारे गांव का चपरासी साधु राम, यदि वो व्यक्ति मुर्दे को विश्वास दिला दिया कि मैं तेरी बात सुनना चाहता हूँ, वो मुर्दा आपको एक एक चीज बताएगा, आपसे बात करेगा। और यदि तुम मुंह में रुमाल डाल के स्वीपर से पोस्टमार्टम करा रहे हो और पुलिस वाला लाश पंचनामा सरपंच के घर में बैठ के कोटवार से बना रहा है, वो मुर्दा समझ जाता है एक नीच तो वो था जिसने मेरी हत्या की, और दूसरे दुष्ट पापी ये हैं जो मुझे देखना ही पसंद नहीं करते। मैं कोई भावावेश में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास तो लाशें 30 साल 35 साल 40 साल पुरानी लाशें आती थी। मैं उनसे पूछता था, क्यों बेटा क्या हुआ? वो बोलता है कि आज से 40 साल पहले मैं 23 साल का लड़का था, सेठ की लड़की से मेरा प्यार हो गया था, मैं गरीब था, तो उन्होंने एक दिन गला घोट के मार के कुएं में डाल दिया, पानी बदबू मारने लगा, क्योंकि एकमात्र पानी का सोर्स था। गाँव वालों ने 2-3 दिन पानी नहीं पिया, डीटी पाउडर वगैरह डाला और उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट डाल डुली के उसको फिर पीने लग गए। पर 40 साल के बाद पहली बार कुआं सूख गया तो उन्होंने खुदाई चालू की, तो मेरी हड्डी निकली है, और साथ में 40 किलो का बटकरा भी निकला है और तार भी निकला है, क्योंकि वो सेठ का बटकरा है, उन्होंने मुझे पानी में फेंक दिया था। तो कौन बताया? ये मुर्दे ने बताया ना। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? नहीं। आप अपना जो सामान्य ज्ञान है, बुद्धि है, आप उसको अप्लाई कीजिए। क्योंकि मैं कई जगह देखता हूँ बड़े बड़े आईजी, बड़े बड़े एसपी जिस गुत्थी को सुलझ नहीं पाते हैं, हवलदार रामबरन 10वीं पास, वो गुत्थी सुलझा लेता है, क्योंकि बुद्धिमान है। तुम ज्ञानी हो किंतु बुद्धिमान है, और इसमें बुद्धि का ही उपयोग होता है, ज्ञान का कोई काम नहीं इसमें, ईमानदारी और बुद्धि बस। सर, एक अफवाह ऐसी उड़ती है कि पोस्टमार्टम करते टाइम ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं जो ज़िंदा हो जाती हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये सब झूठ है। हाँ, ये हो सकता है कि कई आदमी कोमा में हैं, हमने सोचा कि मर गया है, हम उसको दफनाने ले जा रहे हैं, बीच में वो जी गया, सांस चलने लग गई, उसे वापस लाए, उसके 2-3 दिन के बाद फिर मर गया, फिर कर दिए, ये होते हैं। पर पोस्टमार्टम के समय कोई उठ के खड़ा हुआ, आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ है। आपने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पोस्टमार्टम किए हैं, जैसे आपने अभी बताया, तो आपको उसमें से कोई सा एक याद है जो बहुत अजीब सा आपको लगा हो कि इसके साथ इतना दर्दनाक चीज़ हुआ, या आपको कुछ ऐसा कि ये तो मैंने आज तक नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में, ऐसा कोई सा सीन याद है? हर केस अपने आप में एक नायाब रहता है। एक चीज का ध्यान रखो, कोई भी अपराध इंसान द्वारा नहीं किया जाता, कोई भी अपराध इंसान द्वारा नहीं किया जाता। इंसान में जब शैतान सवार हो जाता है तब वो करता है। यदि इंसान द्वारा किया जाता तो किसी भी कॉलेज में लड़के लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती, लड़कियों पर बलात्कार होता रहता, मोहल्ले में कोई घर बसता नहीं, हर घर में चोरी होती रहती, क्योंकि सभी इंसान रहते हैं। किंतु बलात्कार हो जाता है, चोरी हो जाती है, हत्या हो जाता है। इन इंसानों में जब किसी पर शैतान सवार हो जाता है तब वो इल्ज़ाम देता है। और हम जितने भी आदमी हैं, चाहे वैज्ञानिक हों चाहे पुलिस वाले हैं, हम जब वहाँ पर घटनाक्रम में जाते हैं देखने के लिए,
हम इंसान का दिमाग लेके जाते हैं और किसकी कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं? शैतान के काम। क्या यह संभव है? क्योंकि तुम तो उतने ही सोचोगे ना जो इंसान कर सकता है, किंतु वो इंसान ने नहीं किया है, वो शैतान ने किया है। इसीलिए यदि तुम घटनाक्रम में जा रहे हो किसी शैतान के कार्य की समीक्षा करने के लिए, तो तुम्हें शैतान का सोच लेके जाना पड़ेगा। यह भी हो सकता है, तब तुम संभव हो सकते हो। जैसे कि कोई आदमी, सगा बाप अपनी लड़की से बलात्कार कर सकता है क्या? कोई इंसान सोच सकता है? मगर शैतान तो कर सकता है। और यदि ऐसा हुआ है, होता तो है, आए दिन न्यायालय में केस चल रहे हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं बच्चियां, सौतेली बेटी नहीं, खुद की बेटी। पर मेरे दिमाग में हमेशा शैतान का सोच रहता है। मैं शैतान नहीं हूं, मैं शैतान का काम नहीं करता हूं, किंतु मेरी सोच कि वो शैतान जो काम किया है वो क्या क्या कर सकता है। ये दृढ़ जो सूत्र है ना, ये सूत्र को यदि कोई याद कर ले तो वह हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। आपने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई, इंसान और शैतान में डिफरेंस बताया, बहुत अच्छा आपने आपकी भाषा में। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर सतपति जी, जिन्होंने उनका बहुत ही अच्छा या बुरा कह लें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। मैं हूँ सपना भाटी, कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ।